इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से आज बच्चे परेशान हैं, साथ ही उनके अभिभावक भी परेशान हैं। जिस तरीके से अभी बच्चों ने 12वीं की एग्जाम दिए हैं और दिल्ली के अंदर कुछ बच्चों के एग्जाम रुके हुए हैं और इस समय बड़ी परेशानी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनको सबको देखते हुए जहां बच्चे परेशान है, छात्राएं परेशान है, वहीं अभिभावक भी बहुत बड़े पैमाने पे परेशान है। और वो हर एक अभिभावक की अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। तो उन सब परेशानियों का समाधान करने के लिए हमारे बीच में आचार्य सीमा माथुर, जो डीयू से हैं और कॉलेज से हैं। सीमा जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैडम, ये अभी जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, यानी पंजीकरण शुरू कर दिए हैं, इनमें भिन्न तरीके की परेशानी आ रही है क्योंकि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी गाइडलाइन बदलता है। तो मैडम, इस समय जो परेशानियां आ रही हैं उनको आप एक बार विस्तार से दर्शकों को बताएं, उन छात्राओं को बताएं और जो अभिभावक परेशान हैं उनको एक सांत्वना, एक संदेश दें। जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज स्टेशन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी पहल की है कि जो आज के पैंडेमिक पीरियड में जो अभिभावक और उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर मानसिक रूप से सभी लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी परेशान हैं। तो इस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है बीए में, बीएससी में, जो अंडर ग्रेजुएट के विभिन्न प्रोग्राम है उसमें उसको बहुत सरल बनाने की कोशिश की है। इतना ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा शांतिपूर्वक सोचने की जरूरत है। डीयू की वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने समय समय पर अनेक सर्कुलर, नोटिस के माध्यम से विभिन्न जानकारियां शेयर की है समय समय पे। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और आज मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक ये बताने की कोशिश करूंगी कि किस किस तरह की समस्याएं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो फेस कर सकते हैं जो डीयू में दाखिला लेना चाहते हैं। जी, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आज के इस दौर में और होपफुली जो है वो सारा कुछ अच्छा होगा। बस पीसफुली जो है सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की जरूरत है और सबसे पहले माइंड मेकअप करने की जरूरत है कि वो किस विषय में दाखिला लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन से सब्जेक्ट में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, किस तरह की कट ऑफ होगी, क्या वातावरण होगा वहाँ पे। तो एडमिशन लेने से पहले ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिससे बच्चे तो जूझ ही रहे होते हैं युवा पीढ़ी, लेकिन उसके पेरेंट्स भी ऐसे सवालों से जूझ रहे होते हैं। तो शांतिपूर्वक आपस में बात करके एक डिसीजन पर पहुंचने की जरूरत है। तो अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 20 जून से प्रारंभ हो गई है और 4 जून तक चलेगी। तो ऐसे समय में बहुत करीब दिखाने की जरूरत है। मैडम डेट बताएं, जो अभी आपने डेट बताई थी तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। जी 20 जून से दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 4 जुलाई तक चलेगी। ओके, जी बोले मैडम, बोले। जी जो 4 जुलाई तक चलेगी। तो अगर हम आज का स्टेटस देखें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आज जो 25 जून है उस तक 1.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं और लगभग 50,000 स्टूडेंट्स ने फीस जमा कर दी है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बात पर कतई निर्भर न रहे कि अभी तो बहुत टाइम है, आज सिर्फ 25 तारीख हुई है और 4 तारीख तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक बिल्कुल भी इंतजार न करें और जितना जल्दी हो सके सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर दें, समय पर कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोड पड़ने पर जो है कभी कभी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो लास्ट डेट का बिल्कुल
सुन रहा हूँ मैडम, सुन रहा हूँ, दर्शक देख रहे हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले जो है वो ड्यू की वेबसाइट ओपन करने की जरूरत है। तो वहां पर आपको जो है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020 का एक लिंक ड्यू की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा होगा। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जो है वो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको जरूरत पड़ सकती है, वो वहां पर मौजूद है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन में स्टूडेंट्स को अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद एक नीचे कैप्चा होता है, वो सिंबल जो होते हैं वो भर के जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद छात्र के पास जो है एक ईमेल आएगा जिसमें उसका पासवर्ड और लिंक दिया रहेगा। तो उस पे जब क्लिक करेगा स्टूडेंट तो फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके ड्यू का जो फॉर्म है एडमिशन 2020 ओपन हो जाएगा। ठीक है मनोज जी? जी 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 जी। हाँ, तो ये बात बहुत ध्यानपूर्वक भरने की जरूरत है कि ईमेल आईडी, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे आप जिस ईमेल आईडी से और मोबाइल से, तो एक ही बार होगा, उससे आप दोबारा जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सावधानी से अपना ईमेल आईडी भरें, अपना मोबाइल नंबर दें और पासवर्ड अपना जो है वो सेट करें। तो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके सामने ड्यू का जो पोर्टल है, डैशबोर्ड आपके अकाउंट का खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मनोज जी ना, आप अपना रजिस्ट्रेशन लिंक लॉगिन करते हैं तो आपके नाम से ड्यू का जो पोर्टल है, डैशबोर्ड, आपके नाम का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ड्यू की वेबसाइट पर। और फिर उसके बाद ड्यू का फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जिसमें अलग अलग स्टेप्स जो है वो दे रहे होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको फिलअप करते जाना है। तो जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा तो उसमें सबसे पहले जो है कि आप भी हैव टू बी रेडी विद दिस। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीजें जो है वो रखनी है। जैसे कि आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो रेडी रखना है, अपना जो साइन है, स्टूडेंट का जो साइन है वो रेडी रखना है। इसके अलावा 10th की जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो रेडी रखना है। और अगर 12th का रिजल्ट आ गया है तो 12th का रिजल्ट की मार्कशीट जो है वो रेडी रखनी है। इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी में बच्चा आता है, स्टूडेंट मान लीजिए कि SC में, ST में, OBC में या फिर EWS कैटेगरी में अगर वो आता है तो वो सर्टिफिकेट उसको रेडी रखना होगा। और अगर स्पोर्ट्स कोटे से स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है या फिर की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, PCA के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो उसको वो सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रखते होंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये जो सर्टिफिकेट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा लें और फोटोकॉपी पर बच्चे को अपना साइन करना होगा और उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखना होगा। जी ठीक है, तो जी ये बात बहुत ध्यानपूर्वक स्टूडेंट को रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करा ले, फोटोकॉपी करा के उसमें सेल्फ अटेस्टेड और साइन के साथ फोटो और साइन वो रेडी रखे और उसके बाद फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉलम खुलता है वो आता है पर्सनल डिटेल। जी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के बाद सबसे पहला कॉलम जो है वो आएगा पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में स्टूडेंट को जो है अपना नेम, जेंडर, कास्ट जो भी एप्लीकेबल है, पेरेंट्स का नाम, अगर वो वर्किंग है तो उनका वर्किंग ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ पर वर्किंग प्लेस जो है वो उनको देना पड़ेगा। आपका जो है इंडियन ऑरिजिन है तो वो इंडियन देना पड़ेगा। आपकी क्या लैंग्वेज है, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको सारा वहाँ पे देना पड़ेगा। और आधार नंबर जो है, आधार की कॉपी भी हर स्टूडेंट के पास होना जरूरी है, तो वो आधार नंबर भी जो है वो भरना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट जो एंट्रीज है वो पर्सनल डिटेल स्टूडेंट को अपना भरना पड़ेगा। और उसमें मोबाइल, जो पेरेंट्स का जो मोबाइल है वो भी डालना पड़ेगा स्टूडेंट का। एक तो अपना पर्सनल मोबाइल और ईमेल आईडी से उसने लॉगिन किया है। इसके अलावा जब पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम, कास्ट, जेंडर और रेजिडेंशियल एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेगा, उसके बाद पेरेंट्स का भी डिटेल आएगा, पेरेंट्स का नाम, उनका ऑक्यूपेशन और उनका वर्किंग प्लेस और उनका कॉन्टेक्ट। तो ये सब जो है वो बहुत ध्यान से सारी चीजें जो है वो भरनी है। फिर उसके बाद
तो आप केयरफुली उन सारी चीजों को देख लीजिएगा। अगर एडिट का भी ऑप्शन वहां पे होगा तो ऑप्शन एडिट करना है अगर कहीं पर तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज यू मूव टू ऑन नेक्स्ट। ठीक है जी। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम दिख रहा होगा नीचे। जब सारी डिटेल्स भर जाएगी तो नीचे जो है 3 ऑप्शन रहेंगे। एक होगा प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप चेक कर लीजिए कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है एडिट, कि अगर मान लीजिए कि गलती से आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है या पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है या फिर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस या कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो एडिट पे क्लिक करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन अगर सही है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो है एकेडमिक डिटेल्स। जी। एकेडमिक डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो एकेडमिक डिटेल्स में बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, जैसे कि आपने कौन सा एग्जाम पास किया है, बोर्ड जैसे 10th है, सबसे पहले 10th आएगा तो आप जो है वो 10th की डिटेल भर देंगे। उसमें आपका जो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है तो वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको डिटेल, रोल नंबर, कौन से स्कूल से किया है वो आपको जो है वो डिटेल भरना पड़ेगा और कितना आपका मार्क्स है। इसके अलावा जो है वो 12th का जो मार्कशीट है, जो आपका रिजल्ट अगर पास और अवेटेड का ऑप्शन आएगा। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो फिर आपको उसमें फिर स्कूल कहाँ से आपने पास आउट किया, स्कूल का नाम क्या था, आपका रोल नंबर क्या था, बोर्ड का जो रोल नंबर है वो देना पड़ेगा। उसमें आपकी कितने मार्क्स आए, कितने में से आपके सब्जेक्ट क्या थे, पूरा जो डिटेल भरते हैं वो सारा डिटेल जो है वो भरना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट अवेटेड है तो उसमें अवेटेड का ऑप्शन आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आया है तो फिर उसमें ये सब्जेक्ट वगैरह ये सब डिटेल जो है वो आपको भरनी नहीं पड़ेगी, वहां पे सिर्फ अवेटेड का ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके पास जो है 2 ऑप्शन है वहां पर कि अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया है, आपका मीडियम क्या था, आपके सब्जेक्ट क्या थे, आपके कितने मार्क्स आए, कितने में से, बोर्ड का रोल नंबर क्या था और आपका ग्रेड क्या था, स्कूल क्या था, कौन से ईयर में आपका पास आउट हुआ है। तो होपफुली ये वाला कॉलम जो है वो क्लियर हो गया है। जी। ठीक है, तो जी एकेडमिक जो है एकेडमिक डिटेल्स भरने के बाद फिर से वही नीचे 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें आप ये चेक करेंगे अपना प्रीव्यू, फिर उसके बाद एडिट। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ है, कहीं पर एडिट करना है, कहीं कुछ गलत हो गया है तो वो आप उसको एडिट कर लीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आप नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे। फॉर्म का जो थर्ड पार्ट है उसमें आप मूव ऑन कर जाएंगे। जो थर्ड पार्ट है वो है एंट्रेंस बेस्ड कोर्स। एंट्रेंस बेसिस कोर्स। हाँ, एंट्रेंस बेस्ड कोर्स। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरीके का एडमिशन होता है, 2 तरीके, 2 आधार पर जो है वो एडमिशन होता है। एक होता है एंट्रेंस बेस्ड और एक होता है मेरिट बेस्ड। जी। एंट्रेंस बेस्ड का मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास टोटल 9 सब्जेक्ट है जिसमें वो एंट्रेंस कंडक्ट करा रही है और वो कोर्सेज के मैं नाम बता देती हूँ, जिसमें आपका एक है बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, दूसरा है बैचलर इन मैनेजमेंट, तीसरा है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा बीटेक जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में कर सकता है स्टूडेंट। इसके अलावा बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है बीएलएड। बीएलएड का जो ऑप्शन है वो यहीं से भरा जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो बैचलर ऑफ साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन जो है वो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स में है। फिर बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और जो लास्ट है वो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। तो 2 चीजें हैं, 2 कोर्स है, एक तो बीए ऑनर्स मास मीडिया में करा रहा है, मास कम्युनिकेशन में, और एक है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स जो है वो इसमें शामिल होगा जर्नलिज्म में। ठीक है, तो ये इस तरह से 9 जो कोर्सेज हैं वो आपके एंट्रेंस बेस्ड है। तो जो स्टूडेंट इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है उसको इस पर क्लिक करना होगा और जो नहीं लेना चाहता है तो उसमें वो नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद कोई भी जानकारी आपको भरनी
और उसके बाद उसमें सेंटर्स के नाम रहेंगे कि आप कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स देना चाहते हैं। तो टोटल 24 सेंटर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग। तो बच्चा को अपने सेंटर्स अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसमें भर सकता है कि वो कहाँ अपना टेस्ट देना चाहता है। इसके अलावा जो है इसकी फीस है एडिशनल, जो फीस स्ट्रक्चर है वो हर कोर्स के लिए 300 रुपए है। जो एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उसको एडिशनल 300 रुपए जो है वो भरना पड़ेगा। जो 300 रुपए है वो आपके SC ST OBC के लिए है, और जो जनरल है उसको आपको 750 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फीस स्ट्रक्चर तो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ जी। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है, उसके लिए एडमिशन जो फी है वो 250 रुपए है, 250 रुपीज है। और अगर वो एंट्रेंस टेस्ट भी देना चाहता है तो उसको 750 रुपए प्लस करना होगा। ठीक है, तो 250 प्लस 750, तो पूरा टोटल 1000 हो गया। इसके अलावा SC ST और EWS कैटेगरी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 100 रुपए एडमिशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी जी। वो अगर एंट्रेंस टेस्ट भी देना चाहता है तो उसके लिए 300 रुपए है प्लस 300, 100 प्लस 300, तो 400 टोटल हो गया। और अगर कोई स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स या फिर ECA कोटे से एडमिशन लेना चाहता है तो उसको प्लस 100 देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फी 100 और प्लस 100, तो टोटल 200 उसको फी देना पड़ेगा। तो टोटल ये फीस है। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले लेता है, फी सबमिट कर देता है, और अगर वो अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है तो उसकी जो फी है वो तो जाएगी। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्जेस 1000 है जी। हाँ, तो ये बहुत ध्यानपूर्वक जो है सारे इंस्ट्रक्शन को भरने के बाद सोच समझ के कि किसमें एडमिशन लेना है तो वो आप बच्चे को भरना होगा, क्योंकि कैंसिलेशन जो है वो 1000 है। तो ये टोटल फी स्ट्रक्चर है। तो कैटेगरी के हिसाब से कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं उस हिसाब से जो है वो फी होगा। तो इस तरह से एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अगर जाना चाहता है तो उसमें फिल कर सकता है, अदरवाइज वो नो पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पे करेगा स्पोर्ट्स या फिर ECA। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो 4th सेक्शन है दैट इज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स जो ड्यू कंडक्ट कराता है वो उसमें आ जाएंगे, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, खो-खो है, क्रिकेट है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस जो है तो स्टूडेंट जो भी खेलता है स्पोर्ट को उस पर क्लिक करेगा और उसके बाद जो है वो अपनी उस पर डिटेल भरेगा। तो इसमें टोटल जो है वो 3 कॉलम है जिसमें वो 3 अपनी अचीवमेंट लास्ट 3 इयर्स की भर सकता है। उसने इंटरनेशनल खेला है तो उसने नेशनल खेला है तो उसने डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल खेला है तो वो अपना जो है वो उसमें क्या खेला है, कौन सी पोजीशन थी और किसने कंडक्ट कराया था, तो ये सब डिटेल्स जो है वो भर देगा। उसमें हम 3 भर सकते हैं, जो हाईएस्ट 3 है वो उसको भर सकता है। और अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से नहीं लेना चाहता है तो नो आएगा और सिंपल जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ड्यू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज ECA, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो पिछले सालों तक जो है वो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती थी, लेकिन इस बार ड्यू ने सिर्फ 2 ऑप्शन दिया है, एक है NCC और दूसरा है NSS। जी मैडम, दो अगेन मैडम अगेन जी, ECA में 2 ऑप्शन है, एक NCC और एक NSS। तो अगर ये 2 कैटेगरी के थ्रू स्टूडेंट लेना चाहता है एडमिशन तो इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल भर देगा स्पोर्ट्स के जैसा, और अगर नहीं लेना चाहता है तो वो उस पे नो भर देगा और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपलोड्स। जी। कहने का मतलब कि फॉर्म की जितनी आपने जानकारी देनी थी वो आपने दे दी है फर्स्ट 5 सेक्शन में। अब इसके बाद जो है वो आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर। तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वो फोटो, आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद अपना साइन अपलोड करना होगा, 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी और 12th की अगर मार्कशीट है
पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि जो ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, पहले वाला नहीं चलेगा। 31 मार्च 2019 31 मार्च 2020 के बाद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम एडमिशन कर रहे थे तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें आई थी, क्योंकि वो पुराने वाले सर्टिफिकेट को ले आते, क्योंकि इनको हर 1 साल में या 6 मंथ में रिव्यू कराना होता है। मैडम एक दो क्वेश्चन मेरे से ले लीजिएगा। जैसे कि अभी आपने बताया ईडब्ल्यूएस, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से जाएंगे तो उसके लिए उन बच्चों को क्या प्रूफ देना होगा? उनका एक सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे हमारा एससी एसटी सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। इनकम सर्टिफिकेट, क्या आय प्रमाण पत्र? हाँ, एक तरह से इसको आय प्रमाण पत्र ही मान लीजिए, लेकिन आय प्रमाण पत्र जो है वो वही कह सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो है जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई है, कुछ सीट जो है वो रिजर्व करी है ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो उसके लिए उनका सर्टिफिकेट बनेगा डीएम ऑफिस से, जो सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वहां से, एसडीएम ऑफिस से, जहाँ भी फैसिलिटी है वहां से बनेगा, और वो उसमें मेंशन होगा कि आप जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनकी आय जो है वो एक सीमा के बाद जो है वो कम है, तो उनको उस कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आपने ईडब्ल्यूएस का बताया है, जब से लॉकडाउन लगा है सारे ऑफिस बंद पड़े हैं और इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की जो अवधि होती है मात्र 6 महीने के लिए होती है। जी, इसलिए मैंने कहा सर कि जो ये सर्टिफिकेट होंगे वो 31 मार्च के बाद होने चाहिए, 31 मार्च 2020 के बाद होने चाहिए। तो कोशिश ये है कि ये ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको बना रही है, क्योंकि सब मालूम है कि इस तरह के एडमिशन प्रोसेस है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो इसलिए जिनके रिन्यूड नहीं है वो अपना ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर दे वेबसाइट पर, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया अवेलेबल है। नहीं मैडम, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा तो मैडम डीसी ऑफिस के अंदर कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, सीलमपुर के अंदर एडीएम ऑफिस में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं दरियागंज की बात करूं तो वहां पे भी इस तरीके से ऑफिस पूर्ण रूप से नहीं खुले हुए हैं। तो इस समय यही एक जो मुसीबत है, मुसीबत की जड़ बनी हुई है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन काम करा रही है लेकिन काम हो नहीं रहे हैं। जी, तो इसके लिए भी जो है वो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ड्यू जो है वो कुछ रिलैक्सेशन इसमें दे, लेकिन ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब डालती जाएगी रिन्यूअल के लिए, तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन एक जो लिस्ट होती है रिसीट जिसको कहते हैं, वो रिसीट आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको ऐसे प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमने जो है वो उसके लिए अप्लाई किया है और वो रिसीट हमारे पास है, तो वो कंसीडर करा जाएगा। मैडम जिस तरीके एससी का सर्टिफिकेट भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं या ओबीसी के लिए भरते हैं, मैडम उसमें जब फॉर्म भरा जाता है उसमें पेरेंट्स की आय वगैरह पूछी जाती है। इसी तरीके से ओबीसी में भी वो आय डिक्लेयर करता है, अपनी संपत्ति डिक्लेयर करता है। तो मैडम फिर ये प्रार्थना, ये जो व्यवधान है, जो परेशानियां हैं, फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है? ये ईडब्ल्यूएस भी इनकम पर बेस्ड है और ओबीसी सर्टिफिकेट वो भी आपको क्या होता है कि हर 6 महीने में या 1 साल में अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और इनकम जो है वो हर साल बदलती रहती है, तो इसलिए इस सर्टिफिकेट को जो है रिन्यू कराना होता है, तो ये जरूरी है। लेकिन ऐसे समय में क्योंकि सबको मालूम है कि पैंडेमिक की सिचुएशन है और दिक्कतें चल रही है इस तरह की, तो मे बी पॉसिबल कि समय पर जो है वो सर्टिफिकेट रिन्यूअल ना हो पाए, लेकिन पुराना है तो उसके लिए अप्लाई तो करना होगा कि अप्लाई कर दीजिए रिन्यू के लिए, और वो रिसीट आपके पास एक रहेगा प्रूफ के तौर पर कि आपके पास अवेलेबल है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है और आपने उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो रिसीट आप रख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम कुछ ऑनलाइन करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आता है, उसका नंबर आ जाता है, तो वो आप रख लीजिएगा। तो जो हम कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो वो प्रक्रिया अगर कर ली जाए तो बेटर रहेगी। ठीक मैडम, एक दो बच्चे हैं जो आपसे कुछ
पूछना चाहते हैं। मनोज जी, एक बात और कि 2 सेक्शन अभी रह गए जो फॉर्म की बात कर रहे थे। जी 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 जी, तो अपलोड जो है वो फॉर्म में सारे अपलोड्स करने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आएगा प्रीव्यू का। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने जितनी इंफॉर्मेशन फिल की है फॉर्म में, अगर उसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जो नाम है कैंडिडेट का, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, ये सब जो है वो मैच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कहीं पे भी कराती स्पेलिंग में या कहीं पे कोई एरर होती है तो उस समय जो है एडमिशन के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। और वही नाम भरे जो आपके सर्टिफिकेट में है, पेरेंट्स का नाम भी वही जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ये विशेष रूप से मैं बता रही हूँ कि सभी अपना फॉर्म भरते समय अपना पेरेंट्स का वही नाम भरे जो आपके सर्टिफिकेट में है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो प्रीव्यू में आप एक बार शुरू से लेके एंड तक सारे कॉलम्स चेक कर लीजिए। अगर उसको जरूरत है मॉडिफाई करने की तो मॉडिफाई का एक ऑप्शन होगा, मॉडिफाई करके उसको करेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो है आपका फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। जब आप सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेंगे तो ध्यान से आप जो है उसको सबमिट कर देंगे। और फी जो है वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा। फी का स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है कि फी जो है रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 100 रुपीज है। और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी के थ्रू लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स या ईसीए या एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें प्लस आपको जो है वो 750 300 देना पड़ेगा, 250। और SC/ST के लिए 300 प्लस 100 और स्पोर्ट्स और ईसीए के लिए आपको प्लस 100 देना पड़ेगा। और फिर जो है वो फाइनल सबमिशन जो है आप कर दीजिए और अपने फॉर्म को जो है वो सेव कर लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिससे कि फर्दर अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप उसको रख सकते हैं अपने पास। जी, आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं आप जो स्टूडेंट्स के अगर कोई सवाल है। सर मैडम कुछ स्टूडेंट इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जिनकी आर्ट साइड है और जिनके पास सब्जेक्ट आर्ट साइड के हैं, जैसे कि इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है और ज्योग्राफी है, वो मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा? देखिए, जो है जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट हर कॉलेज जो है जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद हर कॉलेज अपना जो